हेलो एवरीवन, आप सबका स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल में। टुडे वी डिस्कस अबाउट द परफॉर्मेंस ऑफ इवोपरेटर। आज हम लोग परफॉर्मेंस ऑफ इवोपरेटर देखेंगे कि इवोपरेटर का परफॉर्मेंस किन सब चीज़ों पे डिपेंड करता है और इसका जो इम्पोर्टेंस है वो क्या है, उन सब चीज़ों के बारे में जानेंगे। तो लेट्स स्टार्ट अवर टुडेज़ क्लास। परफॉर्मेंस ऑफ इवोपरेटर, कि इवोपरेटर का परफॉर्मेंस के बारे में जानेंगे। इसमें कौन कौन सा क्राइटेरिया है जिन पर ये डिपेंड कर रहा है। तो फर्स्ट वन, परफॉर्मेंस ऑफ इवोपरेटर डिपेंड ऑन दिस 3 फैक्टर, कि सबसे पहले जो परफॉर्मेंस है वो इवोपरेटर का ये 3 फैक्टर पे डिपेंड है। फर्स्ट वन इज इवोपरेटर कैपेसिटी, और सिंपली कॉल्ड एज कैपेसिटी। ठीक है, कैपेसिटी ऑफ इवोपरेटर बोलिए, इवोपरेटर कैपेसिटी बोलिए, या ओनली कैपेसिटी आपको देखने के लिए मिलेगा। तो इसका 3 नाम की तरह आपको देखने के लिए मिलेगा, कैपेसिटी ऑफ इवोपरेटर, इवोपरेटर कैपेसिटी और ओनली कैपेसिटी। ओके, सेकेंड वन इज इवोपरेटर इकोनॉमी। इवोपरेटर इकोनॉमी या इकोनॉमी आपको देखने के लिए मिलेगा, या इकोनॉमी ऑफ इवोपरेटर इस तरह से देखने के लिए मिलेगा। तो दिस वन इज सेकेंड पैरामीटर, इवोपरेटर इकोनॉमी। ओके, थर्ड वन इज स्टीम कंजप्शन, या फिर इवोपरेटर स्टीम कंजप्शन इस तरह से देखने के लिए मिलेगा। तो थर्ड वन इज स्टीम कंजप्शन। तो ये 3 फैक्टर है जिन पर परफॉर्मेंस ऑफ इवोपरेटर डिपेंड है, इवोपरेटर कैपेसिटी, इवोपरेटर इकोनॉमी एंड स्टीम कंजप्शन। ओके, चलिए लेट्स स्टार्ट। हम लोग एक एक करके तीनों के बारे में जानेंगे कि तीनों को कहते क्या हैं। तो फर्स्ट वन इज इवोपरेटर कैपेसिटी। इवोपरेटर कैपेसिटी क्या है इसके बारे में जानते हैं। तो द इवोपरेटर कैपेसिटी इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ वाटर इन केजी इवोपरेटेड इन अ 1 आवर, कि 1 घंटे में कितना अमाउंट, कितना केजी ऑफ वाटर इवोपरेट होगा, उसको हम लोग बोलेंगे इवोपरेटर कैपेसिटी। ओके, होप आपको समझ आया होगा। इवोपरेटर कैपेसिटी क्या है? तो इवोपरेटर कैपेसिटी है कि 1 घंटे में कितना केजी ऑफ वाटर इवोपरेट होगा। 1 घंटे में कितना केजी ऑफ वाटर इवोपरेट होगा उसको इवोपरेटर कैपेसिटी कहते हैं, कि 1 केजी में कितना वाटर वेपर इवोपरेट होगा, वाटर इवोपरेट होगा, उसको हम लोग इवोपरेटर कैपेसिटी बोलेंगे। और अगर हम लोग इन अदर वर्ड इसका डेफिनेशन देखेंगे, तो इन अनदर वर्ड इवोपरेटर कैपेसिटी इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ वाटर वेपोराइज्ड इन इवोपरेटर पर यूनिट टाइम। एक यूनिट टाइम में, 1 घंटे में, एक यूनिट टाइम में कितना वाटर इवोपरेट हो गया, उसको हम लोग इवोपरेटर कैपेसिटी कहेंगे। तो होप आपको इवोपरेटर कैपेसिटी समझ आया होगा। ओके, नाउ इवोपरेटर इकोनॉमी। इवोपरेटर इकोनॉमी किसको कहते हैं? द स्टीम इकोनॉमी। स्टीम इकोनॉमी मैंने आपको पहले ही बताया है कि इवोपरेटर इकोनॉमी या स्टीम इकोनॉमी इसको कहा जा सकता है। स्टीम इकोनॉमी इज डिफाइंड एज द टोटल मास ऑफ वाटर वेपोराइज्ड पर यूनिट मास ऑफ स्टीम यूज्ड और इनपुट ऑफ इवोपरेटर, कि कितना मास ऑफ वाटर इवोपरेट होगा, कितना केजी ऑफ वाटर इवोपरेट होगा पर यूनिट मास ऑफ स्टीम यूज्ड, कि कितना स्टीम हमने यूज़ किया है उसका पर यूनिट में कितना हम लोग का वाटर इवोपरेट होगा। जैसे आपने क्या किया है कि आपने 10 किलो जूल ऑफ हीट यूज़ किया है, तो उतना किलो जूल हीट यूज़ किया तो कितना केजी ऑफ वाटर इवोपरेट हो गया पर यूनिट, 1 यूनिट में। तो वो चीज़ आपको इसमें बताएगा, है ना, इवोपरेटर इकोनॉमी बताएगा। एक इनपुट ऑफ द इवोपरेटर, कि पर यूनिट इनपुट ऑफ द इवोपरेटर, जो इवोपरेटर में आप इनपुट कर रहे हैं तो हीट के फॉर्म में इनपुट दे रहे हैं, है ना। तो इवोपरेटर में जो भी आपने इनपुट दिया है ना, जो भी आपने इनपुट दिया है वो इनपुट से कितना वाटर इवोपरेट होगा उसको हम लोग इवोपरेटर इकोनॉमी कहेंगे। ओके, द स्टीम इकोनॉमी इज डिफाइंड एज द टोटल मास ऑफ वाटर वेपोराइज्ड पर यूनिट मास ऑफ स्टीम यूज्ड, कि कितना यूज हो रहा है स्टीम, उसका पर यूनिट में हम लोग देखेंगे मास ऑफ वाटर, तब जा करके इसको इवोपरेटर इकोनॉमी कहेंगे। ओके, अगर हम लोग देखेंगे तो द इकोनॉमी ऑफ ए सिंगल इफेक्ट इवोपरेटर इज ऑलवेज लेस देन 1। अगर हम लोग का सिंगल इफेक्ट इवोपरेटर रहेगा तो इसका ऑलवेज लेस देन 1 इकोनॉमी आएगा। ठीक है, ऑलवेज लेस देन 1 इकोनॉमी, मतलब अगर लेस देन 1 होने का क्या मतलब है? लेस देन 1 होने का मतलब है कि जो हमने जैसे क्या किया है कि हमने अगर हम लोगों ने जो यूज़ किया है, जैसे मैं कैसे बताऊं, हाँ चलिए, मान लीजिए कि आपने क्या किया कि 5 किलो जूल अगर एनर्जी यूज़ किया, तो क्या उसका पूरा वर्क डन आपको मिलता है? नहीं मिलता ना, कुछ लॉस हो जाता है ना। तो मतलब 100% इफिशियंट नहीं होता है। तो लेस देन 1, अगर 100% इफिशियंट हो गया तो इक्वल टू 1, और ग्रेटर देन 1 मतलब 100% से ज़्यादा आउटपुट दे रहा है, जितना आप इनपुट दे रहे हैं उससे ज़्यादा आउटपुट देगा तो ग्रेटर देन 1 होगा। तो लेस देन 1 होने का मतलब है कि इट इज़ नॉट 100% इफिशियंट, दैट्स इट। ओके,
स्टीम कंजप्शन क्या होता है? स्टीम कंजप्शन के बारे में देखते हैं तो द स्टीम कंजप्शन पर आवर इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ इवोपरेटर कैपेसिटी टू इवोपरेटर इकोनॉमी। स्टीम कंजप्शन कैसे डिफाइन करते हैं? तो स्टीम कंजप्शन पर आवर, स्टीम कंजप्शन को हम लोग जैसे स्टीम कंजप्शन को पर आवर में डिफाइन किया जाता है, तो द स्टीम कंजप्शन पर आवर इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ इवोपरेटर कैपेसिटी, जो अभी हम लोग ऊपर में इवोपरेटर कैपेसिटी पढ़ चुके हैं, टू इवोपरेटर इकोनॉमी। ठीक है, इवोपरेटर कैपेसिटी और इवोपरेटर इकोनॉमी का रेशियो कर देंगे तो स्टीम कंजप्शन आ जाएगा। जैसे कि स्टीम कंजप्शन इज इक्वल टू इवोपरेटर कैपेसिटी बाई इवोपरेटर इकोनॉमी। ओके, तो दिस वन इज अवर फॉर्मूला। अब अगर हम लोग देखेंगे रेट ऑफ हीट ट्रांसफ़र, रेट ऑफ हीट ट्रांसफ़र अगर हम लोग देखेंगे तो रेट ऑफ हीट ट्रांसफ़र कैसे निकाल सकते हैं कि कितना हीट ट्रांसफ़र हो रहा है? तो द रेट ऑफ हीट ट्रांसफ़र, जिसको हम लोग Q से रिप्रेजेंट करेंगे, ऑफ द हीटिंग सरफेस ऑफ इवोपरेटर। किसी भी इवोपरेटर में होता क्या है? सरफेस टू सरफेस हीट ट्रांसफ़र होगा, तो हीटिंग सरफेस ऑफ इवोपरेटर इज़ द प्रोडक्ट ऑफ हीट ट्रांसफ़र एंड सरफेस एरिया। ये हीट ट्रांसफ़र एक्चुअली हीट ट्रांसफ़र कोएफिशिएंट है। ये हीट ट्रांसफ़र यहाँ आप कोएफिशिएंट ऐड कर सकते हैं, तो हीट ट्रांसफ़र कोएफिशिएंट और सरफेस एरिया एंड ओवरऑल टेम्परेचर ड्रॉप, कि ओवरऑल टेम्परेचर कितना ड्रॉप हो रहा है। ठीक है, तो अगर हम लोग को रेट ऑफ हीट ट्रांसफ़र मतलब क्यों निकालना रहे किसी भी हीटिंग सरफेस का, इवोपरेटर का, तो हम लोग क्या करेंगे? प्रोडक्ट ऑफ हीट ट्रांसफ़र कोएफिशिएंट, सरफेस एरिया एंड ओवरऑल टेम्परेचर ड्रॉप। ओके, जैसे Q इज इक्वल टू यू ए डेल्टा टी, वेयर U इज द रेट ऑफ हीट वेयर U इज द ओवरऑल हीट ट्रांसफ़र कोएफिशिएंट है। ये ओवरऑल हीट ट्रांसफ़र, Q क्या है? रेट ऑफ हीट ट्रांसफ़र है Q क्या है? रेट ऑफ हीट ट्रांसफ़र। ये U तो मैं बता दिया, ओवरऑल हीट ट्रांसफ़र कोएफिशिएंट। A क्या है? एरिया ऑफ हीट ट्रांसफ़र सरफेस, एंड डेल्टा टी इज ओवरऑल टेम्परेचर डिफरेंस, ओवरऑल टेम्परेचर ड्रॉप या ओवरऑल टेम्परेचर डिफरेंस। तो होप आपको रेट ऑफ हीट ट्रांसफ़र का फॉर्मूला समझ आया होगा, Q इज इक्वल टू यू ए डेल्टा टी। तो यही सब पैरामीटर है जिससे पूरा इवोपरेटर का परफॉर्मेंस को डिसाइड किया जाता है। अब एक छोटा सा न्यूमेरिकल है, ये न्यूमेरिकल कर लेते हैं कि व्हाट इज़ द इकोनॉमी ऑफ इवोपरेटर, कि इकोनॉमी ऑफ इवोपरेटर क्या होगा इफ़ द इवोपरेटर कैपेसिटी इज़ 30 kg पर आवर, कि जो इवोपरेटर कैपेसिटी है वो कितना है? 30 kg पर आवर है, एंड स्टीम कंजप्शन इज़ 45 kg पर आवर, और स्टीम कंजप्शन कितना है? 45 kg पर आवर। तो हम लोग का सोल्यूशन क्या होगा? द इकोनॉमी ऑफ इवोपरेटर, हम लोगों ने पहले ही देख चुका है कि इकोनॉमी ऑफ इवोपरेटर को डिफाइन कैसे करते हैं? कैपेसिटी बाई कंजप्शन, है ना? इवोपरेटर कैपेसिटी बाई इवोपरेटर कंजप्शन या स्टीम कंजप्शन। तो इवोपरेटर कैपेसिटी अपना कितना गिवन था? इवोपरेटर कैपेसिटी इज 30 kg पर आवर एंड स्टीम कंजप्शन इज 45 kg पर आवर। तो 30 kg पर आवर बाई 45 kg पर आवर, अगर इसका रेशियो करेंगे तो आएगा 0.667, 0.667। अब इसको चूंकि ये लेस देन 1 हो गया, 0.667, मैं पहले ही बोला था इवोपरेटर कैपेसिटी इज लेस देन 1, इसको परसेंटेज में चेंज करना होगा, है ना? क्योंकि आपको पता ही है कि इवोपरेटर क्या है? परसेंटेज बताता है। 100% अगर होगा तो 1 होगा इवोपरेटर कैपेसिटी, अगर लेस देन 100% होगा तो वो जितना भी होगा उसको अगर परसेंटेज में चेंज करना चाहेंगे तो हम लोग मल्टीप्लाई करना होगा 100 से। तो इसको हम लोग 100 से मल्टीप्लाई किए तो 66.7%। तो ओवरऑल अगर इसको राउंड फिगर करेंगे तो 67% आएगा। ओके, 67%। या फिर आप इवोपरेटर इकोनॉमी को सीधा रेशियो करके आप सीधा पॉइंट में भी छोड़ सकते हैं, जैसे कि इसका आ जाएगा 0.667। ठीक है, 0.667, और नहीं तो अगर इसको राउंड फिगर करना है तो 0.67 कर सकते हैं, लेकिन आप 0.667 में ही छोड़ दीजिए। तो ये आपका पॉइंट में ही रह गया, फ्रैक्शन में। अगर परसेंटेज में चेंज करना है तभी आप 100 से मल्टीप्लाई कीजिए। ओके, तो ये हो गया न्यूमेरिकल। बिल्कुल ऐसे ही न्यूमेरिकल आ सकता है आपको। इंपॉर्टेंस ऑफ इवोपरेटर, इवोपरेटर का क्या क्या इंपॉर्टेंस है उसके बारे में देखते हैं। कि फर्स्ट वन, इम्प्रूव प्रोडक्ट स्टोरेज लाइफ, मतलब किसी भी प्रोडक्ट को आप अगर स्टोर करते हैं तो उसका स्टोरेज लाइफ को वो बढ़ाता है ना? जैसे आप किसी चीज़ को एक दिन तक रख सकते थे, अभी अगर प्रोडक्ट स्टोरेज लाइफ अगर बढ़ेगा तो उसका मतलब है कि उसको आप लंबे समय तक रख पाइएगा। तो ये क्या होता है कि वो प्रोडक्ट स्टोरेज लाइफ बढ़ा देता है। रिड्यूस ट्रांसपोर्टेशन कोस्ट, ट्रांसपोर्टेशन कोस्ट कम होता है ना? रिड्यूस ट्रांसपोर्टेशन कोस्ट। प्रिपेयर द प्रोडक्ट फॉर नेक्स्ट ऑपरेशन लाइक ड्राइंग, जैसे इसमें क्या है कि इवोपरेटर का इस्तेमाल करते हैं कोई दूसरा प्रोडक्ट बनाने में, है ना, ताकि उसका इस्तेमाल किया जा सके नेक्स्ट ऑपरेशन में।
रिड्यूस द चेंज ऑफ केमिकल रिएक्शन, रिड्यूस द चांस ऑफ केमिकल रिएक्शन विच में डिटरमाइन द प्रोडक्ट, ठीक है। और ये केमिकल रिएक्शन होने का चांस को क्या करता है, कम करता है, ठीक है। रिड्यूस द चांस ऑफ केमिकल रिएक्शन विच में डिटरमाइन द प्रोडक्ट। एंड लास्ट वन इज डिक्रीज द इम्पैक्ट ऑफ माइक्रोबियल ग्रोथ, माइक्रोबियल ग्रोथ को डिक्रीज करता है। जैसे फंगीज वगैरह और जो ये क्या बोलते हैं, कोई भी चीज़ खाने का प्रोडक्ट जैसे ख़राब हो जाता है तो किस तरह ऊपर से फुफुंदी टाइप से लग जाता है, तो उसको माइक्रोबियल ग्रोथ को डिक्रीज करता है, कम करता है। जैसे आप फ्रिज में रखिएगा तो वो नहीं होता है ना माइक्रोबियल ग्रोथ, आपका प्रोडक्ट खाने वाला सामान जल्दी ख़राब नहीं होता है, तो यही बोल रहा है। ओके, तो ओके, आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर द लिसनिंग एज ऑलवेज, गॉड ब्लेस यू ऑल, स्टे एट होम, कीप लर्निंग, थैंक यू।